शाहजेब कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी अब उसकी हम बात कर सकते हैं कि उसमें यही कहा जा रहा था कि जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करते हैं अवामी नुमाइंदे, उसकी अहमियत है और उन्होंने 5 साल कर दिया है, तो ताहयात नाअहली यानी हक से महरूम नहीं किया जा सकता किसी को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, और यही फैसला एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जाहिर है जिन जज साहिबान ने फैसले दिए थे माजी में वो तो खुद अपनी राय बदल चुके थे। जैसे उमरता बंदियाल ने 62(1) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला दिया था और वो फैसल लाउडा केस में खुद ये कह चुके थे कि ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है, ये तो जालिमाना बात होगी कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। तो या तो वो खुद भूल गए थे कि उन्होंने फैसला क्या दिया है, या फिर जाहिर है जो उस वक्त हालात वाकयात थे कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ को सिस्टम से इस तरह बाहर करना था कि उनका मुस्तकबिल में भी रास्ता बंद करना था और इमरान खान साहब का रास्ता हमवार करना था, तो उसमें बंदियाल साहब ने ऐसा फैसला दिया कि उन्हें खुद भी याद नहीं रहा कि वो खुद क्या फैसला दे चुके हैं, और फिर उसको जालिमाना करार देने लगे कि तो ड्रैकोनियन होगा कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। देखिए जी, आज जाहिर है तहरीक इंसाफ शायद इस फैसले से खुश नहीं नजर आएगी, मगर हमने जो पाकिस्तान में सियासी तारीख देखी है तो एक दिन शायद हम खड़े होंगे एक ऐसी स्टेज पर जिसमें तहरीक इंसाफ को भी एहसास हो रहा होगा कि इसके बेनिफिशरी तो इमरान खान भी हैं कि वो भी ताहयात नाअहल नहीं हुए, क्योंकि एक जमाना था जब इमरान खान साहब उन फैसलों के बेनिफिशरी थे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ रहे थे, और आज उन फैसलों के विक्टिम है जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आए थे। अगर नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया तो आज इमरान खान साहब भी वो भुगत रहे हैं कॉन्विक्ट होने की सूरत में। अगर नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाने के बाद उनके चेयरमैन जो सेनेट के उम्मीदवार थे उन्हें आजाद खड़ा होना पड़ा, तो आज तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है कि जी उन्हें बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा या आजाद खड़े होंगे। इसी तरीके से आज शायद तहरीक इंसाफ को बुरा लग रहा हो कि ताहयात नाअहली खत्म हुई है, मगर तकरीबन तमाम ही जो सीनियर वकला हैं, जो कानून समझते हैं, आइन समझते हैं, वो सभी कहते थे कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें भी हमें ये इख्तिलाफ जरूर नजर आया जजेस के दरमियान। ज़ाहिर आया अफरीदी साहब ने किस बात पर इख्तिलाफ किया वो देखना होगा, मगर जजेस के दरमियान ये इख्तिलाफ जरूर था कि हमें ये ताहयात नाअहली इस तरह रिवर्स करनी है कि हम ये करार दे दें कि जी पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, तो अब ये फैसला जो है समीउल्लाह बलोच केस का उसके ऊपर फौकियत पार्लियामेंट की कानून साजी की है, या फिर हमें उसके बजाय एक 5 रुकनी बेंच के फैसले को इस 7 रुकनी बेंच के जरिए कलअदम ही करार देना होगा, ना कि हम ये फैसला दे दें कि कानून साजी को फौकियत हासिल है। तो फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, वरना हमें बेंच में ये तो इत्तफाक नजर आ रहा था। इसके अलावा जो पटिशनर थे उनमें भी इत्तफाक था कि ताहयात नाअहली तो एक बहुत ज्यादती की बात है। जिसने फैसला दिया था, मैं फिर बताऊं, जस्टिस उमरता बंदियाल वो तो खुद कह चुके हैं ये जालिमाना बात। शाहजेब आप इस पर क्या कहेंगे? आर्टिकल 62 से मुतालिक हमें ये मरीम नवाज भी बता रही थी कि जो कैरेक्टर से मुतालिक जो चीजें हैं कि कैसा कैरेक्टर होना चाहिए एक शख्स का जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो ये 62 की स्टैंडिंग क्या रहेगी इस दौरान जबकि अभी पार्लियामेंट भी नहीं है? क्या ये आइन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा? थोड़ी सी कंफ्यूजन इस पे है अभी। आर्टिकल तो आइन का बहरहाल हिस्सा है, उसकी तशरीह का मसला हो गया था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप अगर 62(1) पर सादिक व अमीन नहीं करार पाते और एक कोर्ट ऑफ लॉ ये फैसला कर देती है तो आप ताहयात नाअहल है या आपकी मुद्दत नाअहली की क्या होगी। तो आर्टिकल तो अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी तशरीह का मसला था जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे बंदियाल साहब की अदालत में और जमाने में जो कुछ हो रहा था ताहयात नाअहली की सूरत में कर दी थी, तो वो तशरीह अब बदल गई है। और जाहिर है आपको इस वक्त बहुत सारे लोग ये तनकीद करते नजर आएंगे जो कि हो रही है कि जी ये इस वक्त क्यों ये फैसला किया गया, तो फिर क्या करें? अगली पार्लियामेंट को फिर एक दफा लटका दिया जाए इस बात में कि जो भी अगला वजीर आजम होगा या अगला जो भी वजीर होगा अगर तो उस पे ये तलवार हमेशा के लिए लटकती रहेगी कि अगली पार्लियामेंट आ गई, फिर उसके बाद उसके सादिक अमीन अगर कोई नहीं करार पाता वो ताहयात नाअहल हो जाता है, फिर वही इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो गलत फैसलों की तस्हीह का तो जाहिर है हमेशा वक्त होता है और ये बिल्कुल एक दुरुस्त तस्हीह की गई है, क्योंकि ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद था इलेक्शन से पहले कि जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उसको फौकियत हासिल है या फिर जो अदालत ने फैसला दे दिया है उसको फौकियत हासिल है ताहयात नाअहली के हवाले से। तो इस मसले को इलेक्शन से पहले ही हल होना था, अगर ना होता तो हम कुछ अरसे बाद एक और क्राइसिस में फंस सकते थे। एक नई पार्लियामेंट आती और उसमें हमेशा ये बहस रहती, और आप फर्ज कीजिए कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बन जाए जैसा कि दावा कर रहे हैं नून लीग के जी अगले वजीर आजम के उम्मीदवार वो हैं, तो फिर एक तलवार लटकती रहती है कि जी वजीर आजम तो बन गए मगर
अगर अदालतों में मामला चैलेंज हो रहे हैं कि अदालत पहले ये बताए कि जो मुल्क का वजीर आजम बना ये ताहयात नाअहल है या नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट का कानून साजी थी उसको फौकियत हासिल है, या फिर जो 5 रुकनी बेंच था उसको फौकियत हासिल है और मुल्क ने उसी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहना था, या फिर कोई और वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब की जगह तो उसका कोई ऐसी चीज निकल आए जो उसने डिक्लेयर ना की हो, जो लाइक एक रिसीवेबल सैलरी जो कि नवाज शरीफ साहब का मामला था, और फिर उस वजीर आजम के सर पर तलवार लटकती रहे अगर वो राइट साइड पर ना खड़ा हो इदारों के, जैसा कि हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा था। तो ये मामला तो मुल्क में बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर कोई सही टाइम था इस फैसले को रिवर्स करने का तो वो यही टाइम था, जबकि जो जजमेंट लिखने वाले थे वो खुद कह चुके थे कि तो जालिमाना फैसला है, ऐसा कैसे हो सकता है जस्टिस बंदियाल जैसा कि कहा। जैसे इससे पहले आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है इस फैसले से मुताल्लिक वो मुतमईन ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की बात की जाए तो उन पर भी केसेस हैं और उससे मुताल्लिक भी वो इतलाक फिर अगर नाअहली की मुद्दत ताहयात हो तो फिर वो भी इससे मुतासर होते हैं, तो लॉन्ग रन में तो उनके लिए भी ये फैसला ठीक ही साबित होगा। देखिए, जैसा कि जिक्र हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिए गए, आज उनके विक्टिम खुद इमरान खान साहब बन रहे हैं। इसलिए अगर उन्हें लगता है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है तो ये सियासी सिस्टम के लिए बहुत लाजमी फैसला था। आप सोचिए कि एक जो रिटर्निंग अफसर हो वो जहांगीर तरीन साहब के, नवाज शरीफ साहब के जो कागजात है वो इस बात पर मंजूर कर सकता है कि जी क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है इसलिए नाअहली ताहयात नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के और दीगर जो लोग नाअहल हुए बासठ बनस के तहत उनके कागजात नामजदगी में मंजूर करता हूं। मगर एक दूसरा रिटर्निंग अफसर किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में इन सबके कागजात नामजदगी इस बात पर मुस्तरद कर देता है कि नहीं जी, मैं तो पार्लियामेंट की कानून साजी के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का वो फैसला मानता हूं जो समीउल्लाह बलोच केस में दिया गया, इसलिए मैं इनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद करता हूं। तो मामला फिर अदालत में जाएगा और अगर इनमें से कोई शख्स जीत कर आ जाए, वजीर बन जाए, वजीर आला बन जाए, वजीर आजम बन जाए तो उसके सर पर फिर तलवार लटकती रहेगी और कि वो डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ है या फिर मुल्क का वजीर आजम रह सकता है और फिर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तो इस मसले को आज ही हल होना था और इसका फायदा जाहिर है आज अगर कुछ लोगों को हो रहा है तो कल को इमरान खान साहब को भी होता नजर आएगा। और देखिए, बड़ी अहम बात है जो तारड़ साहब भी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पिछले, हमने बहुत एक लंबा अरसा देखा है, पिछले कोई 15 साल का अरसा समझ लीजिए, उन्होंने अपने आप को सियासतदानों से और पार्लियामेंट से सुप्रीम ही समझा है और ये सिलसिला जिससे मरता बंदियाल साहब तक चला है। अब फाइनली हमें एक ऐसी अदालत नजर आती है जिसमें जजेस की अक्सरियत वो नजर आती है जो कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। अदालत से आपको रिमार्क्स में ये नहीं नजर आता है कि जी ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये गॉडफादर होते हैं, ये सिविलियन माफिया होते हैं, बल्कि आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीका नजर आता है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को और अवाम की जो कलेक्टिव विल है जिसके तहत वो अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, उनके बारे में बातचीत में आपको एक एहतराम नजर आता है, उसकी सुप्रीमेसी की बात नजर आती है पार्लियामेंट की। तो ऐसे वक्त में ही हम ऐसे फैसलों की तवक्को कर सकते हैं। अब मसला ये कि अदालतों ने माजी में बहुत सारी चीजें कलदम करार दी हैं। वो कभी कहते हैं कि जी पार्लियामेंट ने ये फैसला ठीक नहीं किया, या फिर पार्लियामेंट ने ये आइन साजी या कानून साजी ठीक नहीं की, फला डिक्टेटर के तहत ये फैसला कर लिया या फला को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं और यहाँ तक कि जो आइन बनता है या आइन में तरमीम होती है उसमें भी अदालत जो है वो मुदाखलत करती है। मगर जो खुद फैसले दिए अदालतों ने हालात वाकयात के तहत, कभी किसी डिक्टेटर के मातहत उसको दवाम बख्शने के लिए या फिर कभी सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बनकर 2017 से लेकर के बाद एक सियासी निजाम को तहस नहस करने के चक्कर में मुल्क का तहस नहस करने के लिए उनको रिवर्स वो करते नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हमने देखा कि तारीख में 2-2 फैसले मौजूद होते हैं, यानी लोअर जुडिशरी खुद कंफ्यूज कि कौन सा प्रेसिडेंट फॉलो करे। आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, मगर भुट्टो साहब का फैसला अगर कोई लोअर जुडिशरी कोर्ट कर दे, क्योंकि आपने वो प्रेसिडेंट तो बदला ही नहीं, उसको कलदम करार दिया ही नहीं, तो अदालतों की जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज जजेस गुजरे हैं जिन्होंने कभी डिक्टेटरों के तहत और कभी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के निजाम का हिस्सा बनते हुए सियासी इंजीनियरिंग करते हुए ऐसे फैसले दिए हैं जिसने मुल्क में एक अदालती निजाम में और कानूनी निजाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। एक फैसला अलग मौजूद है, अगर एक फैसला सीधे हाथ का मौजूद है तो एक फैसला उल्टे हाथ का भी मौजूद है, मगर न सीधे हाथ का फैसला उल्टे हाथ के फैसले को कलदम करार देता है, न उल्टे हाथ का फैसला सीधे हाथ के फैसले को कलदम करार देता है। दोनों प्रेसिडेंट मौजूद है, तो अदालत की जिम्मेदारी है कि इस निजाम को ठीक करे, क्योंकि सियासत में घुसकर सियासी इंजीनियरिंग के लिए जो आपने फैसले दिए हैं कि बंदियाल साहब खुद फैसला दें कि नवाज शरीफ और
और जहांगीर तरीन के लिए है तो ताहयात नाअहल है, मगर जब फैसल वाउडा का मामला है तो कहीं तो जुल्म की बात है। कौन किसी को ताहयात नाअहल कर सकता है? कोई ने बताया सर आपने किया था, बदल जाए इस फैसले को, नहीं बदल के गए। तो दोनों ही चीजें मौजूद है, उनकी राय भी मौजूद है कि जालिमाना है, उनका फैसला भी मौजूद है कि नहीं नाअहली ताहयात होनी चाहिए। तो इसलिए अदालतों को भी अपने फैसले ठीक करने पड़ेंगे अगर मुल्क को आगे बढ़ना है। तो शाहजेब यानी इस केस से ये सेटल हो गया मामला, या आप समझते हैं मजीद इस पर बहस होगी कि सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या मुकद्दम है, या फिर केस टू केस देखा जाएगा कि कौन सी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंटेरियन करते हैं वो अवामी मफाद में है या नहीं है? तो ये केस टू केस देखा जाएगा। हमें तफसीली फैसला आने के बाद ही बात पता चलेगी कि अदालत ने क्या पैमाना रखा है, क्योंकि हमें नजर आ रहा था जो टिल्ट था, रिमार्क्स के तक मैं बात कर रहा हूँ, जाहिर बाकी बात फैसला देखने के बाद पता चलेगी कि जैसे काजी फाइज ईसा साहब का ये था मौकफ नजर आता था, कम से कम जो कि समझ में आ रहा था रिमार्क्स के हद तक कि वो पार्लियामेंट का जो कानून साजी है उसे फौकियत हासिल है। मगर जैसे मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स सुन के ऐसा लगता था जैसे वो इस बात की तरफ उनका झुकाव है कि जी हमें कलम करार देना पड़ेगा 5 रुकनी बेंच के फैसले को 7 रुकनी बेंच के जरिए, क्योंकि 5 रुकनी बेंच के ऊपर फौकियत शायद कानून साजी की ना हो। फिर हम जब देखते हैं अदालती मामलीन में रीमा उमर साहिबा की भी राय में इसी किस्म की नजर आती है कि 7 रुकनी बेंच को समीउल्लाह बलोच का जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसका जायजा लेते हुए उसे कदम करार देना पड़ेगा। तो फिर उसी की रोशनी में हमें ये फैसला नजर आ रहा है कि अदालत ने अभी ये करार दिया है कि उसमें फैसला बरकरार नहीं रह सकता। जब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि अदालत ने इसके ऊपर क्या अपना रिव्यू लिया। लेकिन बहरहाल ये तरजीहात में था, चीफ जस्टिस ने जो गुज़श्ता समाअत में रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्शन भी इस वक्त बहुत करीब है, तो ये वो चाह रहे हैं कि इस मामले को सेटल कर दिया जाए ताकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जुहैब, वरना हम एक और गैर यकीनी में जाते। एक रिटर्निंग अफसर को लगता कि एक बंदा ताहयात नाअहल है कानून साजी की वजह से, एक को लगता कि नहीं है 5 रुकनी फैसले बेंच के फैसले की वजह से, तो आप अगले वजीर आजम पर या फिर जो भी अगला वजीर आजम बनता 62 के तहत वो पूरा उतरता है नहीं उतरता, वो एक निजाम के ऊपर या गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहती। इसका फायदा आज किसी को होगा तो हर कानून साजी का और हर फैसले का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है आगे जाके शायद इमरान खान साहब को हो रहा होगा, उनकी जमात के लोगों को हो रहा होगा। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। शाहजेब आपसे जानना चाहेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला सेटल हो गया है, लेकिन वो किरदार जिन्होंने ताहयात नाअहली का फैसला सुनाया 62(1)(f) के तहत ताहयात उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी ताहयात नाअहली, क्या उनका हिसाब या उनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है कि जो पूरी की पूरी सियासी इंजीनियरिंग हुई थी कि पहले एक वजीर आजम को नाअहल करार देना, फिर उसकी नाअहली की सूरत में ये करार देना कि वो पार्टी का सरबरा भी नहीं रह सकता, जिसकी वजह से सेनेट के इंतखाबात हुए, फिर ये करार देना कि वो तो ताहयात नाअहल हो गया है, फिर जो एहतसाब अदालतें उनको इस्तेमाल करना, इस सब का एहतसाब होना चाहिए। और मगर दायरे इस मुल्क में बहस हमेशा ये होती है कि अगर ये गलती हुई है तो उसकी तस्हीह जो है वो भी एक ऐसे लंबे तरीके से हो, वो इस तरीके से क्यों हो रही है। यानी कि अगर किसी इंसान को गलत फांसी की सजा दे दी जाए तो फिर इस बहस ये हो कि जी वो फांसी चढ़ जाए तो चढ़ जाए, मगर एक ऐसा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए कि जिसके तहत ही फैसला रिवर्स होना चाहिए। जो गलती की तस्हीह है वो हमेशा और हर वक्त होनी चाहिए। इस वक्त बहस ये होनी चाहिए कि जो गलती नवाज शरीफ के साथ की गई वो इमरान खान के साथ नहीं होनी चाहिए। कानून के तहत उनका ट्रायल होने चाहिए, बजाय इसके कि उनको टारगेट करके ट्रायल हो, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, क्योंकि हमने देख लिया कि उसका मुल्क को फायदा नहीं हुआ। बजाय इसके कि ये बहस हो कि जी जो नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था उसको रिवर्स क्यों किया जा रहा है, लाजमी यह है कि बहस हो कि इमरान खान के साथ और दीगर के साथ वो गलत नहीं होना चाहिए, ताकि ये मुल्क इस दायरे में ही ना घूमता रहे। दूसरी मेरे ख्याल बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने कि अदालत ने जब अपना फैसला विड्रॉ कर लिया ताहयात नाअहली का, तो जो अब पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी थी वो इन्फोर्स हो गई है, जिसके तहत अब जो नाअहली की सजा है वो 5 साल की होगी। अच्छा शाहजेब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला मामला था उसके तहत पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया और फिर आज का फैसला, आपको लगता है कि सियासी मंजरनामे पर इसका एक मुस्बत असरात अब हमें नजर आना शुरू होंगे? मुल्क की सियासत जो है उसका तायुन एक मुस्बत तरीके से हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आप ये बढ़ती हुई? देखिए सारा, इस मुल्क में गलत इतना कुछ हुआ है कि दायरे किसी एक कदम से या एक फैसले से तो मुल्क में चीजें ठीक होंगी नहीं। स्टेप बाय स्टेप और बहुत सारे फैसले दरकार हैं, जो कि अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनका रिवर्स होना बड़ा लाजमी है। इसके अलावा इदारों ने इतनी सारी गलतियां की हैं कि उन गलतियों की तस्हीह बहुत ज्यादा लाजमी है। तो और उसमें आगे का जो कदम है वो 1 महीने बाद का है कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने दें, शफाफ इलेक्शन हो जिसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तहरीक इंसाफ को भी कंटेस्ट करने का और अपनी कैंपेन करने का मौका मिले, और उसके बाद कोई भी हुकूमत बने। वरना हमने देख लिया कि जब आप एक को टारगेट करके कोई दूसरी हुकूमत आ जाती है तो वो भी चल नहीं पाती है, खुलाफात अपनी जगह पर हो जाते हैं।
तो हमारे मुल्क में बेड़ा गर्क इतना हुआ है और सत्यानाश इतना किया गया है बार बार की मुदाखलत से, अदालतों की मुदाखलत से, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से, कि किसी एक कदम सही सिमत में कदम जरूर हो सकता है मगर वो मंजिल पर हमें नहीं पहुंचा सकता है। उसके लिए बहुत सारे कदम चाहिए और अगला कदम शफाफ इंतखाबात है जिसकी राह हमवार होनी चाहिए। बिल्कुल, शफाफ इंतखाबात तो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म की जाती है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और 2018 का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। शाहजेब साहब, जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, जो मौजूदा अदलिया है, भुट्टो फांसी रेफरेंस हो या आज का फैसला हो, यूं लगता है कि माजी में जो गलतियां की गई उनका एक एक करके इजाला किया जा रहा है। कितना खुशकुन है ये इदारों की जानिब से अपनी माजी की गलतियों का इआदा, उसका इजाला और उससे पीछे हटना? आम बात है वजी, और पहले भी ये बात हो रही थी कि अदालतों ने अपने ऊपर ये फर्ज समझ लिया था कि हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सारे नहीं है, ना पार्लियामेंट है ना कोई और है, बाकी कोई गॉडफादर है, कोई सिविलियन माफिया है, पार्लियामेंट कॉम्प्रोमाइज है, माजी के फैसले गलत हुए, सियासतदानों ने गलत की, अपने फैसलों को देखने को तैयार नहीं थे अदालत। हालांकि इस मुल्क को जितना नुकसान इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ मिलके अदलिया ने पहुंचाया है, मुकम्मल तौर पर कोलैबोरेट करके और मुंतखब नुमाइंदों के साथ ज्यादतियां करके, वो तो आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। तो फाइनली हमें एक ऐसी जुडिशरी में नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वो अक्सरियत नजर आती है, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जैसे याया अफरीदी हो, जैसे काजी फाइद ईसा हो, जैसे मंदू खैल हो, जैसे अतर मिनल्लाह हो, ये वो जजेस हैं जैसे सरदार तारिक मसूद हो, जो कि इनकी अक्सरियत पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में यकीन रखती है, पार्लियामेंट की कानून साजी को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, वो अवाम की जो कलेक्टिव विल है जिसके तहत वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं उसका एहतराम करती है। आपको न सिर्फ जजमेंट्स में बल्कि रिमार्क्स ऐसे नजर आते हैं जिसमें आपको ये नहीं नजर आएगा कि जो अवाम है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए कोई इंसल्टिंग बिहेवियर आपको नजर आ रहा हो, जो कि हमें नजर आता था, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब का जमाना हो या जैसे साकिब निसार का जमाना हो, चाहे जैसे उमरता बंदियाल साहब का जमाना हो, उसमें तो हमें ऐसे ऐसे फैसले नजर आए कि बेंच में खुद ही जजेस कहते नजर आते थे कि जी आप रीराइट क्यों कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उमरता बंदियाल साहब का खासतौर पर टेन्योर, जिसमें हम ख्याल बेंचेस बनते थे, जिसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस इराजुल हसन साहब होते थे, उन्होंने तो ऐसे ऐसे फैसले दे दिए हैं कि आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। उनके वो फैसले हैं जो कि कोर्ट नहीं हो सकते, जो कि प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो अदालत को अपने वो फैसलों की तस्दीक करनी पड़ेगी और जब तस्दीक होगी तभी मुल्क आगे चलेगा। ये फैसला प्रेडिक्टेबल था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिस तरह माजी में हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, अब भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस तासुर में ऐसे आप कितना इत्तेफाक करेंगे? देखिए, जो मुतादिद फैसले हैं उसमें जब आप ये देखते हैं कि जो बेंचेस हैं, हम उमरता बंदियाल साहब के जमाने में देखते थे तो बेंच एक पिटीशन आती थी तो बेंच भी प्रेडिक्ट कर सकते थे कि बेंच क्या बनेगा और फैसला भी प्रेडिक्ट करते थे कि क्या फैसला आएगा। अब हमने मुतादिद ऐसे बेंचेस बनते देखे हैं कि जब जैसी पिटीशन गई है नहीं पता होता क्या बेंच बनेगा और क्या फैसला आएगा। बहुत सारे बेंचेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया है, जैसे उमरता बंदियाल साहब के टाइम पर तो शायद एक्सपेक्ट ना किया जाता। जो साइफर का केस है उसमें इमरान खान साहब की ना सिर्फ जो जमानत दी गई बल्कि उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए गए उस पर तो नून लीग को बड़ी तकलीफ है। हालांकि ये वही नून लीग है जो कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के फैसलों से रिलीफ हासिल कर चुकी है, मगर उन्हीं पर तनकीद कर रही है, जो कि बड़े अफसोस का मकाम नजर आता है। तो ये वो जजेस हैं जिनसे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में कि जब आइन और कानून की बात आएगी और पार्लियामेंट की बात आएगी, उसकी सुप्रीमेसी की बात आएगी तो ये ठीक है। आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं शाहजेब खान।